हेलो दोस्तों, वेलकम टू अक्षय एकेडमी। अक्षय एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा नया टॉपिक है अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अंडर राइटिंग क्या होता है, अंडर राइटिंग कमीशन क्या होता है, उसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और उसकी कैलकुलेशन, ग्रॉस लायबिलिटी की कैलकुलेशन, नेट लायबिलिटी की कैलकुलेशन और फाइनल लायबिलिटी, फॉर्म अंडर राइटिंग क्या होती है, इन सबको, इन सारे पॉइंट को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना, और जो कोई भी पॉइंट आपको नहीं समझ आता मैं उसको अगेन नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर दूंगा। ओके, और जो भी इलस्ट्रेशन आप बोलोगे उस इलस्ट्रेशन को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा विथ जो भी प्रोविज़न उसके रिलेटेड होती है उसके साथ। ओके, चलो आज स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक डिस्कशन अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर के लिए। उससे पहले एक बात बता दूं, व्हाट्सएप में मैंने अपना एक ग्रुप बनाया है अक्षय एकेडमी करके। अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। जो भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए वो ग्रुप सबसे अच्छा है, उसको ज्वाइन कीजिए। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, और उस ग्रुप में आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। आपको आंसर कोई ना कोई स्टूडेंट तो दे ही देगा, अदरवाइज में अकाउंट से रिलेटेड होगा तो मैं ही आपको आंसर पर्सनली भी सेंड कर दूंगा, आइदर आपको ग्रुप में भी उसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस चैनल को और इस वीडियो को, अगर आपको पसंद आता है तो। ओके, आज स्टार्ट करते हैं अपना अंडर राइटिंग ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अब अंडर राइटिंग होता क्या है, उससे पहले आपको एक पॉइंट समझना होगा आईपीओ के बारे में। आईपीओ व्हेन जब कंपनी स्टार्ट होती है, इट मीन्स कंपनी जब फर्स्ट टाइम कमेंसमेंट करनी होती है तब उसको अपने शेयर निकालने होते हैं, और शेयर मार्केट में 90% बिक जाने चाहिए। 90% शेयर हमारे क्या हो जाने चाहिए, बिक जाने चाहिए। एज ए आज मैं कंपनी एस्टेब्लिश की है तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट करने वाला हूँ, मुझे उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, उससे पहले मैं अपने शेयर निकालूंगा। वो शेयर अगर मैंने 1 लाख शेयर निकाले हैं तो 90% करो, 90,000 शेयर पब्लिक में सब्सक्राइब्ड हो जाने चाहिए। इट मीन्स पब्लिक परचेज कर लेगी तो ही मुझे कंपनी स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट मिलेगा, आगे मैं अपना बिजनेस कर पाऊंगा। तो अब होता क्या है, न्यू कंपनी हो तो इस तरह से न्यूली कंपनी स्टार्ट पे कोई शेयर परचेज नहीं करता है, इसलिए क्या होता है, अंडर राइटर को अपॉइंट किया जाता है। अंडर राइटर माने क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं, शेयर मार्केट के ब्रोकर। जैसे हमारी रियल एस्टेट में जो बिचौलिया होता है उसको हम ब्रोकर बोलते हैं या तो दलाल कहते हैं, सेम वे यहाँ पे भी शेयर मार्केट में क्या होते हैं, ब्रोकर होते हैं। कंपनी क्या करेगी, अंडर राइटर को शेयर सारे दे देगी 1 लाख शेयर, और उन अंडर राइटर को बोलेगी ये आप क्या करो, मार्केट में बेचो। उन शेयर को पब्लिक के अंडर राइटर के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा, जितने भी शेयर बिकेंगे वो अंडर राइटर बेच देंगे। अगर कोई भी शेयर नहीं बिकता है तो अंडर राइटर वो खुद खरीद लेंगे। अगर कंपनी अंडर राइटर को अपॉइंट करती है तो उसके साथ एग्रीमेंट होता है कि जितने भी शेयर नहीं बिकेंगे वो अंडर राइटर खुद खरीदेगा। इट मीन्स ब्रोकर को खुद को खरीदना होगा, इसीलिए कंपनी नाउ सिक्योर हो जाती है, उसको कमेंसमेंट का सर्टिफिकेट मिलता ही है, बिकॉज उसके सारे शेयर या तो 90% शेयर क्या हो गए हैं, पब्लिक में सब्सक्राइब्ड हो गए हैं, क्योंकि अंडर राइटर के साथ उसका एग्रीमेंट होता है। इसीलिए नाउ इस पूरी बात को जो मैंने आपको जल्दी जल्दी बताई उसको मैं आपको थोड़े डिटेल में एनालाइज करके आपको प्रोसीजर के थ्रू समझाता हूँ, क्या क्या होता है, कब कब करते हैं, कैसे कैसे होता है। तो मैं आपको डिटेल में उसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड करके, उसने अपने शेयर इश्यू किए हैं 1 लाख। नाउ अब इन शेयर को इश्यू किया है तो जब भी ये शेयर 1 लाख इश्यू किए हैं तो उसने अपने क्या करे, अंडर राइटर को अपॉइंट किया, एक अंडर राइटर को अपॉइंट किया। नाउ जब शेयर निकालते हैं, अंडर राइटर के पास पहुंचते हैं तो विद इन अ 5 to 7 डे उसकी पूरी प्रोसीजर कंप्लीट हो जानी चाहिए सब्सक्रिप्शन की। तो अब ये अंडर राइटर क्या करेंगे, अपने 3 जगह पे या तो इंडिया में 4 जगह पे अपने खुद के जो भी पार्टनर होंगे, या तो खुद या तो अकेले या तो इंडिविजुअली, 3-4 लोग मिलके वो शेयर क्या करेंगे, बेचेंगे, पब्लिक को बेचेंगे। इट मीन्स कंपनी ने अंडर राइटर को दिया, अंडर राइटर अपने 3 बंदों को अपॉइंट किया है, ए बी सी, मान लो वो ब्रोकर है, उन 3 अंडर राइटर को थोड़े थोड़े शेयर बांट दिए, 35,000 35,000 30,000 ऐसे करके शेयर बांट दिए। उन सबको क्या बोला, आपको ये शेयर मार्केट में बेचने हैं, पब्लिक को इनवाइट करना है परचेज करने के लिए। अब ये कांटेक्ट किससे करेंगे, डायरेक्टली बैंक से। बैंक को क्या बोला जाएगा,
कि आपको क्या करना है, हम जैसे ही ये हमारा पर्चा, इट मीन्स अंडर राइटर खुद क्या बनाएंगे, एक फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म अपने खुद का जो भी शेयर एप्लीकेशन बोलते हैं वो एप्लीकेशन बनाएंगे, हर एक ए वाला, बी वाला, सी वाला, और उस एप्लीकेशन पे अपना कोड लगा देंगे। अब कोड मतलब कि जो ईच अंडर राइटर प्रिंट करेगा फॉर्म को और उसमें अपना एक कोड नंबर, मान लो 112 या तो 113, 114 ऐसे करके अपना कोड लगा देगा, और वो पब्लिक में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देंगे, मैगजीन में डाल देंगे, कहीं पे भी किसी के थ्रू वो क्या करेंगे, पब्लिक तक ये फॉर्म पहुंचाएंगे। और जिसको भी ये शेयर खरीदना होगा वो उस फॉर्म को फिलअप करके जो भी पैसे होंगे वो पैसे डायरेक्टली बैंक में भर देंगे, और इसको कहा जाएगा बैंक में एप्लीकेशन करी। और बैंक क्या करेगी, अंडर राइटर के बिहाफ में पैसा कलेक्ट करेगी। तो इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया में सारी जगह से बैंक पैसे कलेक्ट करेगी, और वो पैसे कहाँ पहुँचाएगी, कंपनी तक पहुँचाएगी और अंडर राइटर तक पहुँचाएगी। नाउ फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो गए ऑल ओवर इंडिया में, बैंक ने पैसे भी इकट्ठा कर लिए। नाउ बैंक के पास जब पब्लिक आएगी तो उसके पास एक फॉर्म भरा रहेगा, वो बैंक में जाके देना होगा। बैंक में देंगे तो बैंक उसके पास कैश कलेक्ट कर लेगी। तो वो फॉर्म किसका होगा, आइदर ए का होगा, बी का होगा या तो सी का होगा। उसमें रिस्पेक्टिव कोड लिखा होगा, हर एक अंडर राइटर अपना कोड लिखेगा उसमें। अब जब ये पूरी प्रोसीजर 7 दिन के बाद ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जितने भी एप्लीकेशन आई है बैंक के पास उन सबको इकट्ठा किया जाएगा। उन सबको इकट्ठा करके ए, बी और सी की एप्लीकेशन अलग अलग की जाएगी। ए की कितनी आई, बी की कितनी आई और सी की कितनी आई, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पेक्टिव कोड लिखा होगा। तो उन एप्लीकेशन को कहा जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन। उसको क्या कहा जाएगा, मार्क्ड एप्लीकेशन, क्योंकि उसमें रिस्पेक्टिव कोड लिखा है उस ए का या तो बी का या तो सी का। तो उसको क्या करेंगे, अलग अलग करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसके बिहाफ में उसने कितने शेयर बेचे हैं उसको चेक करने के लिए एप्लीकेशन ए, बी और सी की अलग की जाएगी। तो जो भी एप्लीकेशन कलेक्ट होगी उसको कहा जाएगा मार्क्ड एप्लीकेशन। बट होगा क्या, कभी कभी बैंक से या तो गलती से या तो जो भी पब्लिक होगी उससे यहाँ पे जो कोड लिखा होता है उसके ऊपर या तो सील लगा दिया अपना तो वो कोड मिट जाएगा, या तो कोड गीला हो गया तो नहीं दिख रहा, या तो फट गया, या तो कोई उसने इरेज कर दिया तो ये कोड कहीं केस में नहीं दिखता है। तो कुछ एप्लीकेशन में कोड विजिबल नहीं होगा, तो उन केस में वो एप्लीकेशन ए की है, बी की है या तो सी, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसको माना जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। इन सम एप्लीकेशन कोड आर नॉट विजिबल, दैट कॉल्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन। वो ए का भी नहीं, बी का भी नहीं और सी का भी नहीं, तो वो एप्लीकेशन को हम कहेंगे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ओके। और ये सब काम कंपनी एक बंदे को अपॉइंट करेगी, उसको बोला जाता है लीड मैनेजर। लीड मैनेजर ये सारा काम करेगा, जैसे कि ए अंडर राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, लीड मैनेजर क्या करेगा, अंडर राइटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, मैगजीन में देना, पूरी एड देना कि हम ये शेयर निकाल रहे हैं, अंडर राइटर को कमीशन देना, ये सब सारा काम, वापस फॉर्म इकट्ठा करना और उसकी कलेक्शन, कितनी कितनी एप्लीकेशन है ए की, कितनी बी की है और कितना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो सब देखने का काम किसका होगा, लीड मैनेजर का होगा। लीड मैनेजर को अपॉइंट कर देगी कंपनी और वो पूरा काम देख लेगा, बैंक का कॉन्टैक्ट और अंडर राइटर का और पब्लिक के थ्रू और मैगजीन न्यूज़ वगैरह जहाँ पे ऐड देनी है वो सारा काम किसके द्वारा किया जाएगा, लीड मैनेजर के द्वारा। और मान लो अगर ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था 20,000 शेयर बेचने के लिए और ए ने सेल की है कितने 10,000, तो जो रिमेनिंग 10,000 है वो ए अंडर राइटर खुद खरीदेगा, उसको खुद को उतने शेयर परचेज करने होंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर को आईपीओ भी बोला जाता है। आईपीओ जब निकलता है तो थ्रू ये प्रोसीजर से भी निकल सकता है कभी कभी। ओके। और फिर एफपीओ भी आता है, फर्दर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है। तो ये पूरी प्रोसीजर थी। अब जो ये अंडर राइटर ये पूरा काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर पूरी प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है। जितने भी शेयर बेचे हैं उसके ऊपर उसका 2.5% वगैरह रेट फिक्स होता है एज पर दी गाइडलाइन। वो रेट कौन कौन से होते हैं, तो वो रेट ऑलरेडी फिक्स करके दिए हैं
गाइडलाइन में देखो, उसके लिए रेट हमें यहाँ पे सेपरेटली बोल दिए हैं कितने कितने रेट होने चाहिए। इक्विटी शेयर हो तो 2.5%, 2%। यहाँ पे लिखा है ऑन अमाउंट डेवलप पब्लिक के पास हो तो कितना 2% और अंडरराइटर के पास हो तो 2.5%। प्रेफरेंस शेयर हो तो 2.5, 1.5। डिबेंचर हो तो 2% एंड 1%। तो ये रेट क्या है, फिक्स कर दिए है कि इतना ही कमीशन अंडरराइटर ले सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। नाउ अंडरराइटर या तो फुल अंडरराइटिंग लेगा, फुल्ली अंडरराइटिंग होगी, या तो पार्शियल अंडरराइटिंग होगी। इट मीन्स कि जो शेयर है वो फुल्ली उसको मार्केट में बेचने हैं या तो पार्शियली बेचने हैं। तो विदाउट फर्म अंडरराइटिंग होंगे या तो विथ फर्म अंडरराइटिंग होंगे। अब फर्म अंडरराइटिंग का मतलब क्या होता है वो पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्म अंडरराइटिंग का मतलब ये, मान लो मैं एक अंडरराइटर हूँ ए और मैं बेचने वाला हूँ मार्केट में 10,000 शेयर, मुझे उसका कॉन्ट्रैक्ट किया है 10,000 का। बट मैं जब बेचने वाला हूँ उससे पहले ही कंपनी को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि इसमें से 2,000 शेयर मैं खुद परचेज करने वाला हूँ। हम पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसमें 2,000 शेयर मैं खुद परचेज करने वाला हूं, तो उन 2,000 को बोला जाता है फर्म अंडर राइटिंग, कि वो हम खुद खरीदते हैं, उसको बोला जाता है फर्म अंडर राइटिंग। ओके, नाउ यहाँ पे दो मेथड दी है कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे फर्स्ट मेथड में बोला है ग्रोस लायबिलिटी लिखो, देन बोला है मार्क्ड एप्लीकेशन को रिड्यूस कर दो उसमें से, फिर अनमार्क्ड को रिड्यूस कर देना है, और अगर किसी का नेगेटिव बैलेंस आता है तो उसको बाकी अंडरराइटर के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो ये 4 स्टेप दिए हैं, और यहाँ पे एक पीछे और सेकंड मेथड दी है, उसमें भी कुछ स्टेप दिए हैं। तो दोनों मेथड में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंट है, वो मैं आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और मैं एक ही स्टेटमेंट को फॉलो करने वाला हूँ। उसी स्टेटमेंट में ये देखो, यहाँ पे सेकंड मेथड दी है, लाइनें सेम लिखी है लेकिन कैलकुलेशन दोनों में एक जगह पे चेंज है, खाली फॉर्म अंडरराइटिंग को बाद में माइनस करना है और पहले माइनस करना है। तो वो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू, और फॉर्मेट भी उसका कैसा बनाना है हर एक क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको उसी में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, नाउ इस पर फर्स्ट मेथड से हम पहले सोल्व करेंगे, देन सेकंड मेथड से आंसर करेंगे। एन लिमिटेड इश्यू 80,000 इक्विटी शेयर विच वेर अंडर राइटिंग आर एस फॉलो 48,000, 20,000 एंड 12,000। ए बी एंड सी इतने इतने शेयर बेचने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। द अबो मेंशन अंडर राइटिंग द फॉर्म अंडर राइटिंग, इट मीन्स ए जो 48,000 शेयर बेचने वाला है वो खुद उसमें से कितने खरीदेगा, 6,400। कंपलसरी इतने तो वो परचेज करेंगे ही, अगर जितने इतने तो परचेज करेंगे। अगर बाकी रहे इट मीन्स के उसके पास 8,000 शेयर बचे, तो उसमें से 6,400 शेयर तो वो परचेज करने ही वाले थे, बट जो रिमेनिंग शेयर बचे वो भी उसको परचेज करने होंगे। 20,000 बी के है तो वो 8,000 खुद खरीदेगा। तो इट मीन्स फाइनल लायबिलिटी जो आएगी वो ये तो होने ही वाली है, 2,400 शेयर सी खरीदने वाला है। तो इसको बोला जाता है फॉर्म अंडर राइटिंग, जो खुद खरीदते हैं। तो टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग बट इंक्लूडिंग द मार्क एप्लीकेशन वेर 40,000 इक्विटी शेयर। मार्क्ड एप्लीकेशन आई है 8,000, 10,000 एंड 4,000। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। बैंक के पास एप्लीकेशन आती है, उन सारी एप्लीकेशन को लीड मैनेजर इकट्ठा करता है और ए बी सी तीनों के नाम वाइज वो अलग अलग करते जाता है, तो उसको कहा जाता है मार्क्ड एप्लीकेशन। नाउ यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है क्या, ग्रोस लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो मैं ये फर्स्ट मेथड से सोल्व करके पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देन सेकंड मेथड से सोल्व करके बताऊँगा, देन आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताऊँगा, देन आपको कौन सी मेथड हमें फॉलो करनी है वो भी आपको बताऊंगा। ओके, सारे क्वेश्चन के लिए कौन सी मेथड फॉलो करनी है वो भी मैं बताऊंगा। एक बात और, मेरा आंसर यहाँ पे है वो मैंने अलग पैटर्न से किया है। मैंने जो मेथड बोली है मेथड 1 में उस वे से किया है। मॉड्यूल में ये आंसर थोड़ा ऊपर नीचे किया है, लेकिन फाइनल आंसर हम दोनों का सेम रहने वाला है। ओके, नाउ मॉड्यूल में कहा है सबसे पहले ग्रोस लायबिलिटी को लिखा जाना चाहिए। तो ग्रोस लायबिलिटी हमने लिख दी 48,000, 20,000, 12,000, टोटल कर दिया 80,000। ए बी एन सी। नाउ ये ग्रोस लायबिलिटी का रेशियो निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, 3 0 हटा दो, 48, 20 एंड 12 ये रेशियो हो गया, क्योंकि इसके आगे रिक्वायरमेंट होने वाली है इसीलिए।
नाउ उसमें स्टेप 1 ये बोला था कि ग्रॉस लायबिलिटी को लिख दो फाइंड आउट करके, तो हमने लिख दिया। स्टेप नंबर 2 उसमें बोला है सब्सट्रैक्ट करो मार्क्ड एप्लीकेशन को, तो हम लिखेंगे लेस मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी थी क्वेश्चन में, अभी हमने लास्ट में पढ़ा 8000, 10,000 एंड 4000, तो हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे उसको ए, बी एंड सी में से। नाउ देखो पहले एक बात समझ लो, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया है 48,000 शेयर उसको बेचने हैं, उसके पास मार्क एप्लीकेशन कितनी आई 8,000, इट मीन्स अभी उसके पास 40,000 शेयर बचे हैं बेचने के लिए। नाउ ऐसे करके बी और सी और टोटल में से माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा 40,000, 10,000 एंड 8,000, टोटल होगा 58,000। तो इतने इतने शेयर ए, बी और सी के पास पड़े हैं अभी। देन लेस, थर्ड स्टेप में ऐसा कहा है कि लेस करो अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नाउ इसको हमें फाइंड आउट करना होगा, कभी भी इक्वेशन में डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन इतनी है। टोटल एप्लीकेशन कितनी आई मीन्स क्या होगा, लीड मैनेजर टोटल एप्लीकेशन देखेगा, टोटल एप्लीकेशन आई है 40,000, उसमें से उसने अलग करी ए, बी और सी की, तो उसने 8,000, 10,000 एंड 4,000, 4,000, इन तीनों का टोटल करो कितना होगा 22,000। तो 40,000 में से उसने 22,000 एप्लीकेशन ऐसी थी जिसमें वो कोड विजिबल था, ए की है, बी की है या तो सी है, बट जो रिमेनिंग बची है उस पर वो कोड विजिबल नहीं है, तो वो कितनी होगी 18,000 एप्लीकेशन ऐसी होगी जिस पे वो कोड विजिबल नहीं होगा, उसको कहा जाएगा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन रिसीव टोटल कितनी हुई है 40,000, उसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितनी फाइंड आउट कर पाए हैं 22,000, तो जो रिमेनिंग बची वो क्या होगी अनमार्क्ड एप्लीकेशन। नाउ ये 18,000 अनमार्क्ड एप्लीकेशन को ए, बी और सी को तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा उसकी ग्रोस लायबिलिटी के रेशियो में, ना किसी को ज़्यादा ना किसी को कम। उसकी जो ग्रोस लायबिलिटी है 48, 20 एंड 12 उसके रेशियो में 18,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, देन हमें एक बैलेंस मिलेगा तीनों का। तो 29,200, 5,500, 5,300 टोटल कर दो तो 40,000। ओके, नाउ अब ये बात हो गई यहाँ तक, अभी इन तीनों के पास इतने इतने शेयर बचे हैं, अगर वो खुद खरीदने वाले हैं वो शेयर को भी हम माइनस कर दे तो फाइनली उसकी क्या बचेगी ग्रोस लायबिलिटी मिल जाएगी, हमें नेट लायबिलिटी मिल जाएगी। तो फॉर्म अंडर राइटिंग वो खुद कितने खरीदने वाले हैं, ए खरीदने वाला है 6,400, 8,000 बी और 2,400 सी खरीदने वाला है, उन तीनों को माइनस कर दो तो 22,800 एक्स्ट्रा शेयर बचे हैं जो ए बेच नहीं पाया है वो उसको खरीदने होंगे। अगर बी के लिए शेयर बचे थे 5,500, 8,000 वो खुद खरीदने वाला है, बट देखो 2,500 की शॉर्टेज आ गई, इट मीन्स एक्सेस एप्लीकेशन बोलेंगे इसको। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको क्यों ए और बी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मान लो एक आप बीच पे खड़े हो और फुग्गे बेच रहे हो, बलून बेच रहे हो, आपका फ्रेंड और आप दोनों आमने सामने ही खड़े हो, आपके पास 10 बलून है और सामने वाले पास की भी 10 बलून्स हैं, तो आपके पास बिकते बिकते अभी 3 ही बचे हैं और एक कस्टमर आता है, वो कस्टमर आके आपको बोलता है मुझे तो भाई 5 बलून चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे मेरे पास तो 3 ही है, आप अभी 3 ले लो। तो उससे अच्छा है हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास 3 ले लो और जो सामने खड़ा है ना वो मेरा फ्रेंड है उसके पास आप 2 ले लो। तो हुआ क्या, मेरे पास एक्सिस कस्टमर थे, इट मीन्स कस्टमर की रिक्वायरमेंट कितनी थी 5 की थी और मेरे पास कितने थे 3 थे, तो मैंने जो कस्टमर था उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसके पास, मेरे फ्रेंड के पास। तो सेम वे यहाँ पे हुआ क्या, इसके पास एक्सिस एप्लीकेशन आ गई है, इसके पास शेयर कितने हैं 5,500 और एप्लीकेशन कितनी आई है अब 8,000 की, तो उसके पास 2,500 शेयर की एप्लीकेशन आई है एक्स्ट्रा। तो ये एप्लीकेशन वो खुद तो नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास तो शेयर है ही नहीं, तो अब ये ट्रांसफ़र कर देगा अपने दोनों फ्रेंड को, इट मीन्स ए और बी को क्या हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कौन से रेशियो में करेंगे 48:12, इट मीन्स ए और सी का रेशियो क्या था 48 और 12, तो 48 और 12 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसको, तो 2,000 और 500। तो नाउ अब हुआ क्या, ए के पास कितने शेयर थे 22,800, उसमें से 2,000 शेयर ए के सेल हो गए, तो बचे कितने
20,800, तो ए की लायबिलिटी क्या हो गई, उतनी कम हो गई। अब उसको परचेस कितने परचेस कितने करने पड़ेंगे, 20,800 ही। और सी के लिए 500 शेयर कम हो गए और 2,400 शेयर किसको परचेस करने पड़ेंगे, सी को करने पड़ेंगे एक्स्ट्रा। बट उसकी फर्म अंडर राइटिंग ऑलरेडी उसको कितने परचेस करने थे, ए को खरीदने हैं 6,400, बट नहीं सेल कितने हुए 20,800। दोनों को मिला के ए को परचेस करने हैं 27,200, बी को करने हैं 8,000 और सी को एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे 2,400, क्योंकि ये नहीं बिक पाए और ये फॉर्म अंडर राइटिंग थी। तो टोटल कितना हो गया, 4,800। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और एक लॉजिकल पॉइंट बता दूं, यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी शेयर कितने थे, देखो 5,500 शेयर थे। एक्सिस उसके पास एप्लीकेशन आई 2,500 की। तो अब ये भी हो सकता है कि ये 2500 शेयर उसको खरीदने पड़े। किसके पास से खरीदे उसने, ए के पास और सी के पास। इसके पास 2,000 खरीदे, इसके पास 500 खरीदे, तो 5,500 था और इस ए और सी के पास ले लिए 2500, तो टोटल अब वो कितनी लायबिलिटी हो गई खरीदने की, 8,000। तो इसको बोला जाता है फर्म अंडर राइटिंग। एज पर फर्स्ट मेथड सॉल्यूशन मैंने आपको करवाया। नाउ सेकंड मेथड से सॉल्यूशन जो दिया है उसमें कुछ चेंज नहीं किया है, खाली जो फर्म अंडर राइटिंग यहाँ मैंने थर्ड स्टेप में माइनस किया है उसको फर्स्ट स्टेप में ले लिया है। तो फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप आंसर देख सकते हो। एज पर मेथड 2 मैं ग्रॉस लायबिलिटी लिखता हूँ, उसके बाद फर्म अंडर राइटिंग को पहले माइनस कर दूंगा। वहाँ पे मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन किया था, यहाँ पे मैंने फर्म अंडर राइटिंग को किया। फिर मैंने मार्क्ड एप्लीकेशन को किया 8,000, 10,000 एंड 4,000 को। फिर अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सेम वे सेम कैलकुलेशन। नाउ यहाँ पे भी एक्सेस मुझे मिली कितनी, 2,500, तो अगेन मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2,500 आजू बाजू दोनों को। अगेन जो लायबिलिटी थी फाइनल वो तो सेम आने वाली है, 20,800, यहाँ पे 2,400, और जो फॉर्म अंडर राइटिंग थी वो परचेस कितना करेंगे, तो ये तो खुद करने ही वाले थे और एक्स्ट्रा इतना करना पड़ेगा इन दोनों को। तो टोटल आंसर तो सेम रहेगा, 27,200, 8,000 एंड 4,800। आंसर दोनों मेथड से हमारा क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि हमें वो कैसे सोल्व करना है। मैं आपको बोलूँ तो हम ऑलवेज जो भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो फर्स्ट मेथड से सोल्व करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेथड ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है और विजिबल है और एक्यूरेसी हमारी आंसर उसमें रहेगी। अगर फॉर्म अंडर राइटिंग को पहले माइनस कर देंगे और यहाँ पे सेकंड स्टेप में ही वो नेगेटिव बैलेंस आ गया, तो हमें अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने से पहले उसको सेट आउट करना पड़ेगा। तो मैं आपको फर्स्ट मेथड प्रीफर करूँगा, उसको फॉलो कीजिए। ओके, तो ये था पूरा डिटेल में डिस्कशन ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर मॉड्यूल का है। कौन सा है इलस्ट्रेशन, 55 का। इसमें से मैं ज़्यादा इलस्ट्रेशन डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन सेम है और उसकी कैलकुलेशन भी सेम है। तो मैं 2 या 3 और इलस्ट्रेशन डिस्कस करूँगा आपके साथ, उससे ज़्यादा नहीं करने वाला। अगर आपको कोई भी ऐसा इलस्ट्रेशन लगता है टिपिकल, तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा डिटेल में। ओके, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।